खुशामदीद इबादतें रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन विनस टीवी पर जो आप देख रहे हैं। और तीसरा रोज़ा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जिस तरह अपने प्रोग्राम्स को बाखुदा लेके चल रही हूँ, कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है कि मेरा अपना दिल भी दुखी हो जाता है। और यहाँ पर उल्मा भी बात करते हैं, नात ख्वां भी बात करते हैं, बच्चे भी यहाँ पर अपनी रोज़ा खुशाई करें। लेकिन कुछ जगहों पर हम ऐसी जगहों पर बिल्कुल हमारे हाथ पैर जो हैं समझ लें आपके आगे फैले हुए होते हैं और अल्लाह के आगे फैलाते हैं। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप लोग भी समझें। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि जज करना मुश्किल हो रहा होता है कि आया कि ये जो कह रही है वो ठीक कह रही है कि नहीं, क्या ये लोग हकदार हैं कि नहीं। तो मैं कहूँगी कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क हो तो आप उस जगह चले जाएं, वो सबसे बेहतर है, जिससे आपका दिल मुतमईन हो जाए। मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, जिनके दिल साफ़ हों, जो किसी के लिए कुछ सोचते हों, तो उनके लिए मेरे ख़्याल में कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इंसानियत की बात की जाए तो वहाँ पर ना कोई भी मज़हब नहीं आता। इस वक्त मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ, मैं उनके फाउंडर को सलाम पेश करती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सालेह मेमन, जिन्होंने इब्तिदा की ऐसे जगह पर जहाँ पर जब जाने का सोचो, अगर कराची में यहाँ पर हूँ तो मैं सोचूं तो मैं 2.5-3 घंटे कहीं नहीं गए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। मैं खुद वहाँ गई हूँ और बहुत सारे बच्चे मासूम, बिल्कुल छोटे छोटे, उनकी नज़र नहीं थी और कुछ तो बाय बॉर्न भी जो 6 महीने के थे, उनकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उनको धुंधला नज़र आ रहा था। 6 साल के बच्चे, फिर बूढ़े, उन सब को हमारी ज़रूरत है। मैं सच कह रही हूँ। अगर आपको मेरे बात में कोई भी कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं मेमन गोट में, और फिर उसको पूरा लीड कर रहे हैं। मैं उन साहब को भी सलाम पेश करती हूँ। यकीन करें, पूरी मैनेजमेंट को लेके चलना और फिर सर्जन होना, जाके ऑपरेशन डेली करना। मैं कहती हूँ उन्होंने मुझे भी बहुत कम टाइम दिया था, लेकिन मुझे अब उनसे कोई शिकवा नहीं है। पहले मैं कुछ सोच रही थी कि मुझे इतना कम टाइम दिया, लेकिन जब मैं उनका काम देख रही थी, मैं जब विज़िट करी थी थोड़ी देर में वो ऑपरेशन थिएटर में थे, तो मैंने कहा नहीं भाई, तो ये वो पर्सन है, डायरेक्टर हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल के, अब्दुल्ला फ़तेह मेमन साहब। इनको मैं सलाम पेश करती हूँ। सर, आपका जिगर है जो तमाम लोगों को, जिस तरह आपने मुझसे गुफ्तगू की, जिस तरह आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, अपने डॉक्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सब डॉक्टर्स को लेके चल रहे हैं, मेल फीमेल सब डिपार्टमेंट्स को, और इनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े लेवल के हैं, जैसे आगा खान से भी बड़े लेवल के हैं। तो ये बड़ी बात है। और ये सब उन लोगों को जो बहुत ही मासूम लोग हैं, यकीन करें वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मैंने उनका पैकेज भी आपको दिखाया था, और इस वक्त उनको हमारी ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी, एक बार फिर कहूँगी, आप उनकी ज़रूर मदद करें। और ज़रूरी नहीं आप करोड़ों रुपए दें, अगर किसी के आपके 10,000 से किसी की आंखों की रोशनी बहाल हो जाए तो आप सोचें अल्लाह कितना खुश होगा। और उस बच्चे की, उस बूढ़ी औरत की, या उस बच्ची की दुआ आपको कितनी लगेगी। उसके वालिदैन झोलियाँ भर भर के आपको दुआएं देंगे। तो मैं इस वक्त अब बात करूँगी अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की, और इस वक्त उनके एक रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब। वो ऑफ कोर्स डिफरेंट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं, उनकी टाइमिंग होती है सबको देखने की। तो मैं मिलवाती हूँ कलीमुल्लाह साहब से। शेख कलीमुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई सलाम। स्पेशलिस्ट हैं आप। बिल्कुल। और पहली बार ये मेरे शो में आए थे, मॉर्निंग शो में। उसके बाद जब इन्होंने जिक्र किया, मैंने जाके खुद विजिट भी किया। मैंने कहा ये मुझसे जो कह रहे हैं कि मेरा दिल एक बंदे का होता है ना, देखो तो सही क्या है। लेकिन कलीमुल्लाह साहब वाकई में, वो वाकई में बहुत ज़रूरतमंद बच्चे हैं, बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। आप लोगों ने जो काम किया है ना वहाँ पर, खुदा की कसम, जन्नत में जाने वाले अपने रास्ते खोल दिए। बिल्कुल सभी मैं जब इस फील्ड में आया था जी। और जब मैंने ये फील्ड स्टार्ट की तो मैंने जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो अल इब्राहिम मेरा फ़र्स्ट जो मैंने अपनी इस फील्ड में आने वक्त अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को एज ए जूनियर रेजिडेंट ज्वाइन किया। तब मैं जहाँ के फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सालेह मेमन साहब से मिला।
जब मैं उनके साथ मुझे अब उनके साथ काम करते हुए 10 से 11 साल हो गए हैं जी। अब मुझे उनका जो एम था, उनका जो मकसद था, जो इनकी जो रूहानियत थी, जो इस फील्ड में उन्होंने जो जो उनको फ़िक्र थी इन पेशेंट्स की, अब मुझे वो सब चीज़ें अपने अंदर महसूस होना शुरू हो गई हैं। और आप यकीन करें, बीइंग अ डॉक्टर, मैं आज वीनस टीवी का भी थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, पर मैं आज उन पेशेंट्स की आवाज़ बन के यहाँ पर आया हूँ। मुझे वो पेशेंट्स की जो फीलिंग्स होती हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो मुझे आज यहाँ खींच लाए हैं कि मैं आकर उनको अपनी जो बाशऊर अवाम है, जो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उनके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं, उनको पेश कर सकूं कि वो किस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। असल में अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं खुद करते। देखें, एक ऑफ कोर्स एक मैनेजमेंट होती है, हॉस्पिटल का एक ख़ास एक लिमिटेड अमाउंट होता है, तो वो रेंज से बाहर हो गए। पहले ये कर रहे थे, इन्होंने कभी भी नहीं कहा, ना अपील की, लेकिन अब जो है ना, लोग ज़्यादा आ गए, क्राउड ज़्यादा हो गया, इनके जो प्रॉब्लम में आए, आंखों की प्रॉब्लम में वो लोग ज़्यादा हो गए, तो फिर इनको डोनेशन मांगना पड़ गया, वरना ऐसा कभी नहीं होता। और मैं साले मेमन साहब के साथ एक जुमला उनके लिए कहूँगी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, ये इनके लिए। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए कि आप लोग अगर अल इब्राहिम हॉस्पिटल का हिस्सा बने, तो फिर इसका मतलब है आप दूसरों के लिए भी ऐसा समझते हैं कि दूसरे भी उनकी तरह जिए। जी। देखें सभी, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में बहुत सारी नॉन प्रॉफिट NGOs काम कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनकी तरफ हमारे दिल बहुत नरम पड़ जाते हैं। जी। पर मैं बात कर रहा हूँ कि क्यों हमारा हॉस्पिटल जो है, क्यों आँख की इतनी अहमियत है, क्यों जो है कैसे आँख का मरीज़ अपनी ना उसके इलाज से ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है, और एक पूरी सोसाइटी की ज़िंदगी बदल जाती है। मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि आपने जब देखा होगा कि जब एक पेशेंट की नज़र कम हो जाती है, तो सबसे पहले तो उससे इस दुनिया की रंगीनियाँ छीन जाती हैं। पर ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। फिर सेकंड ये थॉट आती है कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर क्या होता है कि वो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अपनी जॉब में, अपने जो उनके प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, उन पे वो अटेंशन नहीं दे पा रहे होते, वो सही से काम नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनका माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि उनके घर में एक पेशेंट होता है जो उनसे डिपेंडेंट होता है, तो वो सोच के साथ वो काम नहीं कर पा रहे होते। फिर ये होता है कि जो पेशेंट होता है, उसकी वजह से उस सोसाइटी में, उस फैमिली में एक जो है ना डिप्रेशन का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। और और अगर हम वो पेशेंट की बिनाई वापस आ जाती है, तो ना सिर्फ एक पेशेंट की ज़िंदगी बदल जाती है, उस पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है, और इस पूरी सोसाइटी की ज़िंदगी बदल जाती है। बेशक, बहुत अच्छी बात। अगेन अगर आप देखें कि किसी के पेशेंट के बच्चे को अगर हम सफ़ेद मोतिया डायग्नोज करते हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि उस फैमिली, उस मदर की, उसके पेरेंट्स की जो फीलिंग्स होती हैं, वो हम देख नहीं पाते, और उनका बस ही चलता है कि जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके, ये हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और यकीन करें, जब तक हम उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर सर्जरी, उनके लिए एक एक लम्हा, एक एक मिनट इतना मुश्किल गुजरता है, इतना मुश्किल गुजरता है। उस चीज़ को देखकर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी ऑपरेशन हुआ, इसके बाद मेरा बेटा मुझे देखेगा या मेरी बच्ची देखेगी। वो एक्साइटमेंट का वेट हो रहा होता है। वो जो एक्साइटमेंट और वो जो पेशेंट की परेशानी, घबराहट, कितनी देर लगेगी, बार बार पूछना। और मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो हमारे फाउंडर थे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साले मेमन, उनका एम सिर्फ पेशेंट्स, देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स आई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका एक एम था कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ आई केयर प्रोवाइड करना है। ये स्टैंडर्ड बहुत सारे हॉस्पिटल और भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उनका जो दूसरा एम था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ये बहुत कम हॉस्पिटल डेवलप कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल मैं हूँ। मैं एक सिंध के छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक़ है। उस शहर का नाम गुड्डू है, कश्मोर सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अपनी MBBS करने के बाद आज जो मैं एक आई सर्जन बना हूँ, आई स्पेशलिस्ट बना हूँ, और मैं नेशनली, इंटरनेशनली और कराची के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हूँ, तो उसकी वजह, उसके पीछे सिर्फ एक ही शख्स है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद साले मेमन, और एक ही हॉस्पिटल है, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल। और ये जो अमल है ना,
एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ये ना सिर्फ एक इंसान, एक फैमिली की ज़िंदगी बदलता है, जैसे मेरी फैमिली की ज़िंदगी बदली, ना सिर्फ एक सोशल जो एक सोसाइटी होती है उसकी ज़िंदगी पे इम्पेक्ट पड़ता है, बल्कि एक नेशनल लेवल पर जो है ना इसका असर अंदाज होता है कि जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा होता है तो फिर हम जैसे डॉक्टर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में सर्व कर रहे होते हैं बल्कि इंटरनेशनली सर्व कर रहे होते हैं। हम इस अल इब्राहिम हॉस्पिटल के तवज्जुह से ना सिर्फ इस एशिया में काम कर रहे हैं बल्कि अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं अब तक पता नहीं कितने मोर देन 30 कंट्रीज़ में फ्री आई सर्जरीज करके आ चुका हूँ बिहाफ ऑफ अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल। वाह, बड़ी जबरदस्त। और आप यकीन करें, सुभान अल्लाह, बड़ी बात। ये सब सर्विसेज थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ये जो हमने पेशेंट को आई केयर सर्विस प्रोवाइड की, स्टैंडर्ड केयर ऑफ सर्विस प्रोवाइड की, और इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ये सिर्फ और सिर्फ अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की वजह से हुआ। अच्छा, इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई ना, तो कुछ ज़ाहिर बात है साउथ अफ्रीका के लोग थे, और मैं इन्होंने जो अल इब्राहिम दिखाया तो उसके बाद वीडियो देखी तो उन्होंने बताया कि हमने, और वो बिल्कुल झोंपड़ियों वाले, और बिल्कुल मैं कहती हूँ उनको रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती होगी, बाखुदा। जब उनकी नजरें आई ना तो वो जो इन लोगों के साथ एक मोहब्बत का इजहार कर रहे थे ना, झूम झूम के, हमें उनकी ज़बान समझ नहीं आ रही होती पर हमें उनकी फीलिंग, उनका प्यार समझ आ रहा होता है, और उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही होती हैं, कैसे वो अपनी डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। सभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक जो आपकी डिपेंडेंट इंसान की जो केयर होती है ना, वो इतनी मुश्किल होती है। अल्लाह इस आज़माइश से लोगों को बचाए। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा किसी पेशेंट की आई सर्जरी में डोनेट करता है या हेल्प करता है तो एक सदका जारिया, ये तो इतना बड़ा सदका जारिया है कि ना सिर्फ उस पेशेंट की फैमिली, उस हॉस्पिटल से जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है उस पर असरअंदाज होगा, उस पूरी नेशन पे असरअंदाज होगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मुस्तहिक और कोई हॉस्पिटल नहीं हो सकता और कोई इससे अच्छा काम नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल के जो फाउंडर हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो करके दिखाया है जो शायद किसी ने भी नहीं किया हो। वाकई में आंखों की मैं कहती हूँ ना, हम सब कुछ है, कभी कभी अल्लाह ना करे किसी एक हाथ ना हो, फिर भी वक्त चल रहा है ना, लेकिन अब आपकी आंखें वो हो जाए तो फिर आपको कुछ नजर नहीं आता, और किसी की रोशनी बहाल कर दी उसको सब कुछ नजर आ रहा हो तो उसको कितना अच्छा लगता है। सभी आपको देखिए ना, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग सिर्फ अपनी सर्जरी को डिले कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर नॉट अफोर्डिंग। और जैसे ही वो सर्जरी को डिले करते जाते हैं, एक तो ये उनकी विजुअल प्रोग्नोसिस कम होती जाती है, सेकंड ये कि वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनकी आई सर्जरी अगर वक्त पर हो तो वो बहुत विजुअल प्रोग्नोसिस मैं समझ रही हूँ। कलीम साहब पता क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स के बच्चा, कोई पेरेंट्स है उसके बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अब वो रोज़ाना जाता है, और वो जब डॉक्टर कहते हैं कि, या वो पूछता है, वो कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो वापस चला जाता है, और फिर वो एक उम्मीद से आता है कि शायद अब मेरी बारी आ जाए, शायद मेरा लिस्ट में अब नाम आ जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी देख सके। तो वो एक इंतज़ार में, और वो इंतज़ार आप लोगों का है, आपकी मदद का है, यानी कि आप उनका हेल्पिंग हैंड बने तो बहुत जल्द उसकी आंखों की रोशनी आ सकती है, सिर्फ आपकी एक छोटी सी मदद में। हम बात करेंगे कलीमुल्लाह साहब, आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे अपने बच्चे, मैंने देखा है 2-3 बच्चे ऐसी थी जो जब उनकी आंखें चेक करी थी तो उनको धुंधला नजर आ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा इनकी धुंधलाहट जो है ये ठीक हो सकती है ऑपरेशन के थ्रू। बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? ऐसे हैं सभी। देखें कराची में आई के हॉस्पिटल आपने बहुत देखे होंगे, पर पीड्स ऑप्थेल्मोलॉजी जिसको बच्चों के आई सर्जन या आई स्पेशलिस्ट कहते हैं, ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल हैं जो इस स्पेशलिटी में डील कर रहे हैं। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मेरे हॉस्पिटल में पीड्स का जो आई डिपार्टमेंट है, जिसको हम पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, वो ना सिर्फ CPSP से रिकग्नाइज्ड है फॉर सब स्पेशलिटी, PMC से रजिस्टर्ड है, और HEC जो हमारे पाकिस्तान के बहुत मुस्तनद इदारे हैं उनसे भी रजिस्टर्ड है। और हमारे पास जो पीड्स ऑप्थेल्मोलॉजी में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें हम ना सिर्फ बच्चों के मोतिये ऑपरेट करते हैं, उसके अलावा जो बच्चों में आंखों का टेढ़ापन होता है उसको ठीक करते हैं, इसके अलावा बच्चों के जितने भी
ऐसे अमराज हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं बच्चों के लिए, हम उनका ऑपरेट करते हैं। और मैं आपसे कुछ फैक्ट्स और फिगर डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब तक मैं फैक्ट्स फिगर डिस्कस नहीं करूँगा ना, किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। आप यकीन करें, हमारा जो अहदाफ है, हम लोगों ने इस साल, हमारे पास तकरीबन एक साल में मोर देन 1 लाख पेशेंट्स फ्री ओपीडी में आते हैं। उनकी ओपीडी, उनका इनिशियल एग्जामिनेशन, उनका पूरा वर्कअप जो होता है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम उनसे एक पैनी भी चार्ज नहीं करते। और उनका जो वर्कअप होता है, जो उनका इनिशियल एग्जामिनेशन होता है, उसमें उनके ग्लासेस का नंबर देना हुआ, उनकी कोई इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना हुआ, कोई भी उनकी जो क्लिनिकली ट्रीटेड डिजीज़ होती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। उसके बाद हम जो लैब्स करवाते हैं वो स्पेशली डिस्काउंटेड रेट्स पे होती हैं, उनका कहीं से भी मार्केट से कंपैरिजन नहीं होता। उनके हमारे जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट है, जो रेट हैं, जो पेशेंट से हम चार्ज कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उस मशीन का रनिंग कॉस्ट होता है। हम पेशेंट से बिल्कुल रनिंग कॉस्ट चार्ज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अपना वर्कअप बहुत जल्द मुकम्मल कर पाता है और फिर वो सर्जरी तक पहुंच जाता है। और आप यकीन करें, हमारा जो अहदाफ हैं वो कुछ इस तरह हैं कि हमने एक साल में मोर देन 20,000 कैटरेक्ट सर्जरीज की हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल कराची में, और 2000 रेटिनल सर्जरीज की हैं। जैसा कि मैं विट्रो सर्जन हूँ, मैं अल इब्राहिम हॉस्पिटल के पर्दे के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज ए विट्रो सर्जन। तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक साल में 2000 से ज़्यादा पर्दे के ऑपरेशन किए हैं, जो एक बहुत मेजर सर्जरी मानी जाती है। और अगर बात बच्चों की आती है तो हमारे हॉस्पिटल ने इस साल 1000 से ज़्यादा बच्चों के मोतिये के ऑपरेशन किए हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जो मेरी विट्रो सर्जरी की जो कॉस्ट है वो 60,000 है, और एक बच्चे के मोतिये के ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो 25,000 है, और एक मोतिये की कॉस्ट है वो 8,000 है। और हमारा डेली सर्जरी हो रही है, डेली ऑपरेशंस। और हमारे 50% ऑफ पेशेंट होते हैं वो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। और हमारी जो हम रनिंग कॉस्ट ले रहे होते हैं वो इतनी मिनिमम होती है कि हमारे पेशेंट्स इतने आराम से उनका ट्रीट हो जाते हैं कि अब हमारे पास इतने पेशेंट माशाल्लाह से हो गए हैं कि अब हमें और मशीनें चाहिए, हमें और इक्विपमेंट चाहिए, अभी हमें और थिएटर चाहिए ताकि हम सर्व कर सकें अपनी कम्युनिटी को। हम जो ब्लाइंडनेस को प्रिवेंशन का जो एम लेके चले हैं, जो मेरे फाउंडर ने सोचा था, मैं चाहता हूँ कि वो उसमें हम कामयाब हों, और वो जो मकसद है जो उनसे हमारे दिलों में ट्रांसफ़र हो गया है, वो कहीं से हम पूरा कर लें। इंशाल्लाह बिल्कुल आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और मैं ये पूछना चाहूँगी कलीम, जब आपने बात की थी पर्दे की, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ लोगों की आंखों में मोतिया आ जाता है, और कुछ लोगों की, अच्छा, कुछ बच्चों की आंखों में भंगापन भी था। तो मैं सिर्फ नाज़रीन ये बताना चाहती हूँ, आंखों की रोशनी की बात नहीं हो रही, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट केसेस थे। आंखों का घूम जाना, आंखों नसों का खून का आंखों में जम जाना, कुछ लोगों की आंखें अंदर से लाल बिल्कुल थी। तो ये सारी ट्रीटमेंट जो है ना, अच्छा, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ऑपरेशन थिएटर हैं कि, और वहाँ पर भी उस वक्त भी चल रहा था। मैं भी जब गई तो मैंने ड्रेस चेंज किया था, ऊपर वो अपर वगैरह पहनते हैं, आपका कोई ड्रेस कोट होता है, तो वो पहन के मैं जब अंदर गई तो डिफरेंट रूम्स के अंदर ऑपरेशन जारी थे और लोग वेट कर रहे थे, उनकी 1 बाय 1 बारी आती। ऐसे ही था ना? देखें, सभी हमारे इस वक्त जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल फतेह मेमन साहब, जिनका आपने जिक्र भी किया, अब हमारे अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की जो सारी भाग दौड़ है वो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल फतेह मेमन साहब के हाथ में है। और उनका जो गोल है, उन्होंने इस चीज़ को इनको आगे लेके चले हैं, और उन्होंने जो हमारे आज के दौर की जो ज़रूरत है वो ये थी कि हम पेशेंट्स को जो केयर प्रोवाइड करें वो डोर स्टेप पर उनके प्रोवाइड करें। कि पेशेंट को कराची, जो वो पेशेंट्स, हमारे पाकिस्तान के वो पेशेंट्स, स्पेशली सिंध के वो पेशेंट जो कराची नहीं आ सकते, जो हमारे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, हम उन तक पहुंच जाएं, हम उनके डोर स्टेप पर पहुंच जाएं। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ये हमारे डायरेक्टर की मदद से पॉसिबल हुआ है। उनकी सोच में ये क्रिएशन आई ना कि ये ऐसा हो कि जो लोग बेचारे इतना दूर हैं और वो अपने पूरे घर बार को छोड़ के आना उनके लिए मुश्किल है। तो इनके लिए उन्होंने, आप यकीन करें, सिंध में ऐसे शहर हैं जैसे कंडियारो, मातली, शिकारपुर, इसके अलावा बलूचिस्तान में खारान में ये हमारी पेरिफेरल सेंटर्स का क़याम किया है। और ये सिर्फ ये सेंटर्स वहाँ के पेशेंट्स को ना सिर्फ स्क्रीन करते हैं बीमारियों के लिए, बल्कि उनकी सर्जरीज भी वहीं पर होती हैं, उनके डोर स्टेप पर होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारी जो पेरिफेरल सेंटर्स हैं ये हमारी वो पॉपुलेशन जो रियली जो डिज़र्व करती है, जो नीडी है, हम उनके डोर स्टेप पर हम अपनी उनकी जो आई सर्विसेज हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में जो हमें जब परेशानियों का सामना होता है तो हमारे दिलों में यही होता है कि हमें ये परेशानियाँ हट जाएं, ये मुश्किलात हट जाएं। इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात बताऊं कि मेमन गोट में तो ये हॉस्पिटल है अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल, लेकिन डिफरेंट जगहों पर इनके कुछ छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, वहाँ ऑपरेशंस तो नहीं होते लेकिन लोगों को देखा जाता है, चेकअप जिसे कहते हैं। जी बिल्कुल। तो कुछ बताएंगे कहाँ का? जैसे हमारे कराची में गार्डन है, वहाँ पर चेकअप सेंटर होता है। दूसरा ये कि हम लोग फ्री कैंपिंग भी करते हैं। हमें जहाँ कोई डोनेशन मिलती है तो हम फ्री कैंपिंग करते हैं और वो उन लोगों तक भी उनके इलाकों में पहुँच जाते हैं जहाँ पर पेशेंट होते हैं। जैसे अब रिसेंटली हैदराबाद के करीब एक छोटा सा गांव है, सोनू खान अलमानी साहब का वो गांव है। आपको अंदाज़ा नहीं है, उस गांव में सही से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पर वहाँ पर हमने मोर देन 200 कैटरेक्ट सर्जरीज की हैं। तो हम इस तरह फ्री कैंपिंग करते हैं, हम पेरिफेरल सेंटर्स को रन कर रहे हैं। हम अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में पर्दे के वो ऑपरेशंस कर रहे हैं जो इतने कॉस्टली हैं कि एक आम इंसान तो सुनते ही घबरा जाता है। और यकीन करें जब हम उसको बताते हैं तो वो इतना परेशान हो जाता है। और हमारी जो रेटिना की सर्जरी होती है उसमें विजुअल प्रोग्नोसिस डिपेंड कर रहा होता है अर्ली सर्जरी पर। अगर हम पेशेंट को डेट देंगे, हम उनका सर्जरी नहीं कर पाते तो वो अपनी बिनाई हमेशा के लिए खो बैठता है। ओए होए। और आप देखिए आँख की बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे वो हार्ट सर्जरी का या कुछ इसका टाइम ड्यूरेशन होता है ना, इस तरह कि इसका फौरन ऑपरेशन जरूरी है, तो आंखों में भी ऐसा होता है। देखिए ना, आंखों में भी आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा पेशेंट हो और हम उसकी जो बिनाई है वापस ला सकते हो और जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी अगली डिपेंडेंसी ख़त्म होने वाली हो, फिर अब हम ना कर पा रहे हो। तो वो ये चीज़ें मुझे यहाँ आज खींच लाई हैं। यकीन करें, बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कैसे मैं आपको बताऊं कि लोग कैसे जो है ना। नहीं, मैं देख के आई हूँ सर, वाकई में वहाँ पर लोगों की ज़रूरत है और हम सबकी ज़रूरत है, सिर्फ वो आप लोगों की नहीं, आप लोगों को तो है ही। अल्लाह पाक ने, मैं कहती हूँ ना, आपकी बड़ी बात है कि आप एक बेशक जॉब भी करें लेकिन आपके अंदर एक वॉलंटियर भी हो गए हैं। मैं ये कहूँगी कि आप जिस तरह उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, फिर भी किसी को ढारस देना, अब क्या करे बंदा, कुछ कर नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो अभी ज़्यादा तक तादाद बढ़ गई है हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को ज़रूर डोनेट करें, अपनी ज़कात दें, उनके अपने एहतियात दें, अपना एक छोटा सा हिस्सा मिला है। अच्छा, मैं बात करूँगी, जैसे हम लोग तो अभी नॉर्मल वैसे बात मजहबी तौर पे ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि हम लोग ज़कात देते हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ, बिलाल ये बताएं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं पूरा पाकिस्तान में जिस जगह पर विनिस एचडी देखा जा रहा है, तो किस तरह वो एक अच्छे काम के लिए खड़े हो सकते हैं या अपनी ज़कात दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है, हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम नहीं करते। तो जो इंसान चाहता है कि उस पर रहम किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर रहम कर लें, तो वो सबसे पहले लोगों पर रहम करें। और जिस तरह आपने फरमाया कि एक इंसान की आँख का ठीक होना, बल्कि उसकी आँख ठीक नहीं होती, उसकी फैमिली की नहीं, सोसाइटी की नहीं, बल्कि आलम की आँख का ठीक होना। ठीक, एक इंसान, आप अगर एक इंसान का इलाज कर रहे हैं तो उसका इलाज नहीं है, आप पूरी एक दुनिया का इलाज करें, क्योंकि वो उस आँख से पूरी दुनिया को देखता है। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे इतना बड़ा अजीम काम ले रहा है। यकीन करें आप कि ये काम खुश नसीब लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लेता है। आपकी कौन सी ऐसी नेकी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस नेक काम के लिए पसंद फरमाया? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको पसंद फरमाता है उनसे नमाज की चाहत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको पसंद फरमाता है उनसे रोज़ा रखवाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पसंद फरमाया है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ये काम कर रहे हैं। आपका दिन रात हर वक्त घड़ी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों के साथ आप जुड़े हुए हैं। और देखें कि
अगर आज हम कोई अल्फाज कह रहे हैं, डॉक्टर साहबा कोई अल्फाज कह रही हैं, तो ये हमारा वक्त, ये हमारे अल्फाज भी आपके लिए नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों के लिए हैं। और क़यामत के दिन हमारी कोई ज़ाती जो अमाल हैं, रोज़ा, नमाज, ज़कात, इन तमाम में गलती कोताही हो सकती है, लेकिन यहाँ बैठ कर ये जो हम लफ्ज़ आपके लिए कह रहे हैं, अल इब्राहिम हॉस्पिटल के लिए कह रहे हैं, इन अल्फाजों में कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्फाज हकूकुल इबाद हैं, ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को राज़ी करने वाले हैं। आज अगर हम कोई अल्फाज कह रहे हैं तो हम अपनी बख्शिश का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज हम खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे वो अल्फाज कहलवा रहा है अपने बंदों के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वसीला बना रहा है अपने बंदों के लिए। एक अल्लाह के वली थे, उनका इंतकाल हो गया। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों से मोहब्बत फरमाता है। देखें तो अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वो कुछ अरसा के बाद अपने मुरीद के ख्वाब में आए। जब मुरीद के ख्वाब में पीर साहब तशरीफ़ लाए तो मुरीद ने पूछा कि पीर साहब आपकी इस दुनिया के जाने के बाद कब्र में क्या मामला हुआ। तो पीर साहब ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहीम है, बहुत करीम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ बड़ा अच्छा मामला फरमाया कब्र में। तो जो मुरीद थे उन्होंने अर्ज़ की कि पीर साहब आपने इतनी किताबें लिखी, आपने दीन का काम किया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े, तमाम मामलात आपके बहुत अच्छे थे, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए करम फरमाया। पीर साहब ने फरमाया ये वजह नहीं है, ना रोज़ा काम आया, ना ज़कात काम आया, कुछ नहीं, एक चीज़ थी जो मेरे काम आ गई। तो मुरीद ने पूछा पीर साहब वो क्या चीज़ थी। तो पीर साहब ने फरमाया कि एक रात को अंधेरे में मैं था, मेरे अलावा कोई नहीं था, मैं किताब लिख रहा था, तो मैंने पेन को इंक में डबोया, स्याही में डबो के मैं लिखना शुरू हुआ, लिखने लगा, एक मक्खी आ गई, उसने आके वो इंक चूसना स्टार्ट कर दी, और मैंने थोड़ा सा सब्र कर लिया, मैंने कहा ये इंक चूस ले, स्याही चूस ले ये मक्खी, उसके बाद मैं लिख लूँगा। तो वो जो सब्र किया ना, और सब्र करने के बाद उन्होंने वो लिखा, वो रात गुजर गई, अंधेरा ख़त्म हो गया, सुबह हो गई। फिर पीर साहब ये बात भूल गए। जब कब्र में गए तो फिर जब सवालात हुए तो पीर साहब ने पूछा ए मेरे अल्लाह के बंदे, वो जो रात के अंधेरे में उस मक्खी पर रहम किया था उसकी क्या वजह थी। सुभान अल्लाह, कैसे रहम की बात है ना। बिल्कुल, वाकई में इंसान की जो बात की ना कि वाकई में हमें जब तक हम इंसानियत पे रहम नहीं करेंगे ना तो अल्लाह पाक हम पर भी रहम नहीं करेगा। नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना और यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान के साथ।